Hey, hello, dosto. So today I'm going to share you the detailed strategy of CA final law that I followed during my exam days and which helped me to secure exemption also. So let's start. लो के अंदर और बाकी जितने भी एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट है उसका पहले बता दूं। लो हो गया, डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, ऑडिट हो गया। इनके अंदर चाहिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। भाई मेरी स्ट्रेटेजी यही थी और जिसमें मैं सेटिस्फाई भी हूँ। कुछ कुछ गलतियां थी जो मैंने कहीं पे करी थी, वो गलतियां भी मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे, मतलब मैं स्ट्रेटेजी तब तुमको अच्छी वाली बताऊंगा ना, गलतियां बता के क्या सोच रहा हूँ तुमको मैं। वो स्ट्रेटेजी बनाते वक्त जब मैं मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करा था एग्जाम टाइम पे, तो कुछ गलतियां एग्जाम के बाद मुझे भी रियलाइज हुई थी कि मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो सबसे फर्स्ट जो होता है भाई कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। आईसीआई एमसीक्यू सब्जेक्ट के अंदर या केस सिनेरियोस के अंदर कहीं से भी उठा के तुम जिसको सी कैटेगरी बोलते हो उसी को ए कैटेगरी बना के इतने एमसीक्यू पूछेगी, इतने केस सिनेरियो पूछेगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये सी था कैटेगरी या ए कैटेगरी था। भाई तो आईसीआई का कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। कोई सी कैटेगरी नहीं, कोई बी कैटेगरी नहीं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेना है, अच्छे से लेना है। ऐसे सही बता रहा हूँ भाई, तुम लोग जिसको सी कैटेगरी वगैरह करते हो ना, ऐसे उसको केस सिनेरियो और एमसीक्यू में उठा के ऐसा फोड़ेगी ना तुमको कि तुम भूल जाओगे अगली बार एबीसी एनालिसिस करना। तो अगली बार के वक्त ही मत आने दो, इसी बार करना है, इसी बार काम खत्म करना है अपन को, ठीक है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बहुत अच्छे से लेना है, लो का कोई भी सेक्शन ना छोड़ना है अपन को। भाई ऐसे लो के अंदर तो मैं बता रहा हूँ क्या गेम खेलती है ना। मेरे साथ ही हुआ था ये, इसलिए बता रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का। ऐसे तो मैंने बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लिया था, मैंने एग्जाम टाइम पे मैंने तो लिया था। फिर भी कुछ एक दो सेक्शन थे, मैंने वो सेक्शन छोड़े थे एग्जाम में, क्योंकि कभी उसका क्वेश्चन वगैरह आया नहीं था। कुछ वाइंड अप के थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके अंदर वाइंड अप के अंदर भी वो सेक्शन भी, मैं भाई मेरे को क्या कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेने का जोश ही था, मैंने वो सेक्शन भी कर लिया। आज तक कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो भी मैंने उसको सेक्शन करा है वो वाला अच्छे से। आईसीएस गेम खेला है ना, सेक्शन मैंने करा। सेक्शन के नीचे मैंने मनीष भंडारी सर की बुक रेफर करी थी, सेक्शन के नीचे एक छोटा सा मनीष भंडारी सर ने एक एक्सेप्शन की लाइन दे रखी थी कि एक्सेप्शन इसका ये होता है। सेक्शन पूरा कर लिया अच्छे से, इतना बड़ा सेक्शन था, पूरा कर लिया। नीचे एक एक्सेप्शन की लाइन दे रखी थी, मैंने उसको स्किप मार दिया था। वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उठा के दे दिया था भाई, क्या बोलू ना। तो मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेने के बाद भी आईसीआई गेम कर जाती है, तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव तुमको लेना पड़ेगा। सेक्शन के नीचे इतना सा एक्सेप्शन वाली लाइन थी, वो भी आईसीआई पूछ ली थी। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तुमको अच्छे से लेना है। आईसीआई अभी बहुत अच्छे न्यू एंड डीप क्वेश्चन फ्रेम करती है हर टाइम पे। एमसीक्यू तो बहुत डीप फ्रेम करती है, वो तुमको अच्छा, जब तक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं होगा लो में तो नहीं कर पाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कैसे ले, देखो। फर्स्ट चीज, कोई भी समरी बुक नहीं लेनी है। काट दो इस पॉइंट को, कोई समरी बुक नहीं, नॉट एनी समरी बुक, कोई ओनली समरी बुक नहीं लेनी है। कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेनी है अब तुम चाहो, फर्स्ट ऑप्शन आईसीआई का स्टडी मटेरियल, या फिर कोई दूसरी बुक लाइक जैसे मुनीश भंडारी सर की बुक मैंने ये रेफर करी थी, मेन बुक नॉट जो उसकी सर की आती है ना, एक हैंड बुक आती है वो नहीं, मेन बुक वो रेफर करी थी। पर मेन बुक जो रेफर करनी है वो ओनली कॉन्सेप्ट्स के लिए रेफर करनी है। सर क्या करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन भी देते हैं, बट मुनीश भंडारी सर की बुक में एक चीज की कमी है, जो कॉन्सेप्ट के नीचे जो क्वेश्चन देते हैं ना, वो क्वेश्चन एज पर आईसीआई नहीं होते। ऐसे तो उन्होंने लिखा होता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट एज पर आईसीआई आंसर, मतलब कि उनका कंक्लूजन अलग है और आईसीआई का कंक्लूजन अलग, ऐसे वो लिखते तो है। बट जहां पे वो लिखते उसके अलावा भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिनमें आईसीआई ने जैसे 5 पॉइंट अलग दे रखे, वो सर अपने 5 पॉइंट को अलग डाल देंगे। उन्होंने आईसीआई ने 10 पॉइंट दे रखे तो सर ने 6 पॉइंट ही डाले, ऐसे बहुत जगह कर रखा है। तो क्वेश्चन पॉइंट पर रिलाई नहीं करना। बट कॉन्सेप्ट के लिए मैं बोलूँ तो कॉन्सेप्ट के लिए बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है, हाईलाइटेड वगैरह सब कुछ आता है, सब कुछ है। मतलब कॉन्सेप्ट के लिए मैं ट्रस्ट फुल्ली कर सकते हो तुम मुनीश भंडारी सर की बुक पे। और ऐसे ऐसे या फिर तुम जाओ तो ऐसे स्टडी मटेरियल, दोनों में जो तुमको जो भी जम रहा हो, ठीक है। ये कवर लेना है तुमको पूरा। आईसीआई ने उनके हर एक प्रोविजन के नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स देके, वो एग्जांपल नहीं छोड़ने। आईसीआई ने जो एग्जांपल दे रखे ना, प्रोविजन खत्म करा, प्रोविजन के नीचे बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, वो सर। तो वो क्या कर रहा है ऐसे, आजकल गेम क्या कर रहा है, वो एग्जांपल होते हैं ऐसे 2-3 लाइन के। अब आईसीआई क्या कर लेगा, एग्जाम टाइम पे उन 2-3 लाइन के एग्जांपल को एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना के फ्रेम करके तुमको पकड़ा देगा। अगर वो तुमको एग्जाम्पल कर चुके हो तो तुम यू ही कर लोगे। बट अगर तुम एग्जाम्पल नहीं करा तो कुछ कुछ ट्रिकी एग्जाम्पल ऐसे है कि तुमको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना लिया तो तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तुम मॉड्यूल उठाना, मॉड्यूल में जितने भी एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से कर लेना मॉड्यूल प्रोजेक्ट में। अगर तुम बोलोगे सर हम तो मुनीष भंडारी से बुक कर रहे हैं उसके बाद एग्जाम्पल कैसे करें, तो एक काम करना, मॉड्यूल के पीडीएफ उठाना, पीडीएफ उठा के सर्च कर लेना, वहाँ पे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल सर्च करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, पढ़ते जाना पढ़ते जाना, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है टिक मार देना, उसका प्रिंट आउट ले लेना। मैंने ऐसे करा था, मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ तुमको मैं, मैंने ऐसे करा था। तो कॉन्सेप्ट के लिए तो मैंने तुमको बताई दी है, ऐसे रेफर करना है। और एक गुड क्वेश्चन बैंक ले लेना, क्वेश्चन बैंक अच्छा से ले लेना, तुमको जो भी जम रहा हो, जो भी मुझे नहीं पता क्वेश्चन बैंक, मैंने क्वेश्चन बैंक मैं तुमको इसलिए सजेशन कर पा रहा, रीजन नहीं, मैंने
मॉड्यूल ये तो करा था मनीष मेंढे से कौन सा बुक, फिर उसके बाद आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर और जितना भी था ना, मैंने तो दोस्तों ने हमने उसका पूरा प्रिंट आउट ले लिया था, जितने भी आरटीपी एमटीपी वगैरह थी, तो वो हमने तो पूरा पूरा का पूरा वही बना लिया, तो वही क्वेश्चन बैंक बन लिया था, आरटीपी एमटीपी वगैरह पूरा कंपाइलर बन गया, तो हमारे लिए तो वही क्वेश्चन बैंक हो गया। तुम चाहो तो वो कर लो, उसके अंदर कुछ आंसर अपडेटेड नहीं होते, लो अमेंड हो जाता है, तो मैंने तो बहुत सोच समझ के फिर ध्यान से देखना पड़ा कौन सा आंसर अपडेटेड नहीं है कौन सा नहीं है, तो वो चीज देखते हैं। अगर तुम भी वो करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज कोई क्वेश्चन बैंक उठा लो जो स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई लैंग्वेज हो, आईसीआई की लैंग्वेज, आईसीआई का आंसर हो, आईसीआई के सारे आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल सिलेबस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल सिलेबस क्वेश्चन करना मत भूलना भाई, लोग बाग ऑल सिलेबस क्वेश्चन भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और एग्जाम में ऐसे ही वही पूछ रही है। लो में क्या बदलेगा ऑल सिलेबस और न्यू सिलेबस में भाई, ये लो तो लो है ना, कंपनी तो कंपनीज एक्ट है, तो ऑल सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर होने चाहिए उस क्वेश्चन बैंक के अंदर, आईसीएसई रिलेटेड क्वेश्चन भी होने चाहिए। देन आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट करना ना भूलना है, एमसीक्यू बुकलेट करना है मतलब करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आएगा, और जब तुम एमसीक्यू बुकलेट करोगे तब तुमको पता पड़ेगा तुम कितना पानी में हो। आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट एक नंबर बना रखा आईसीआई ने भाई, बहुत डीप के अंदर बहुत अच्छे से फ्रेम करेगा। मैं कह रहा हूँ भाई जिस भी बंदे ने बनाया है ना, सैल्यूट यार, आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट्स, इतना डीप कवरेज हर सब्जेक्ट के अंदर, ऑडिट हो, डीटी हो, आईडीटी हो, लो हो, बहुत अच्छे से एमसीक्यू बुकलेट बनाया उस बंदे ने, बहुत अच्छे से। तो एमसीक्यू बुकलेट करना मत भूलना, तुम कितना पानी में हो एमसीक्यू बुकलेट ही तुमको बताएगा, ठीक है। देन आरटीपी एमटीपी जो भी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, मतलब सब्सिक्वेंटली रिलीज हुई है क्वेश्चन बैंक परचेस करने के बाद, वो करना मत भूलना, आईसीएस में से क्वेश्चन देता है। अब ये मैं हर सब्जेक्ट के अंदर और स्पेशली लो के और ऑडिट के अंदर तो करता ही था, लो ऑडिट आईडीटी में, डीटी ऑल्सो सब में करता था यार, छोड़ो। उसके अंदर जितने भी हार्ड और लेंथी प्रोविजन है ना, मैं क्या करता था, मनीष मेंढे सर के अंदर कुछ कुछ चीजें क्या मतलब पैराग्राफ में है, तो ये पैराग्राफ है पूरा पूरा, उस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे कट कर देता था, कट मार्क कर देता था पूरा, और फिर यहाँ पे ही मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर या तो चार्ट बना देता था पूरा, जो मुझे इजीली समझ में आए वो चार्ट बना देता था मैं पूरा, या फिर उसको हिंदी में या इंग्लिश में जो भी इजी लैंग्वेज होती थी वहां पे मैं अपने हिसाब से समराइज कर देता था, ताकि जैसे नेक्स्ट रिवीजन होगा तो मैंने अगर मेरी चीज पढ़ी भी, मेरी पढ़ी हुई चीज पढ़ी तो भाई फटाफट कर लूंगा, रिवीजन 2 मिनट में हो जाएगा मेरा वो। पर अगर वही मैं उसकी ऑथर की बुक जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो चीज मुझे हार्ड लग रहा है, लेंथी लग रहा है प्रोविजन, वो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो वो मैं टाइम वेस्ट ना करके खुद की चीज में लिख देता था मैं। और रट्टाफिकेशन लो के अंदर कैसे करना है, लो में क्या रटना है भाई, ऑडिट एसएमपी वगैरह के अंदर जो रट्टा मारना है, लो में उतना रट्टा नहीं मारना है। लो इज लो, उसके अंदर प्रोविजन से तुमको केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तुमको कंक्लूजन अच्छे से लिखना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना है, पर जो प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन बात बताऊं, एमसीए ने जो खुद की लैंग्वेज दी है, एमसीए की जो एक्ट की लैंग्वेज है और आईसीआई की जो लैंग्वेज है वो खुद भी डिफर करती है। एमसीए ने जो अपनी कंपनी में जो लैंग्वेज दे रखी है ना, वो भी डिफर करती है, आईसीआई की लैंग्वेज डिफर करती है। तो आईसीआई में ऐसा नहीं, तो तुमको ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी है आईसीआई की लो सब्जेक्ट के अंदर, कीवर्ड सेम रखने, कीवर्ड नहीं बदल सकते तुम, स्पेशलाइजेशन को स्पेशलाइजेशन रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन रखना है, चीजें जो जो कीवर्ड है, बोर्ड रिजर्वेशन वगैरह वो सब कीवर्ड प्रॉपर आईसीआई की यूज लेने अच्छे से, जितनी हो सके, जितना प्रोविजन आईसीआई का हो सके उतनी लैंग्वेज रखनी है। पर ये नहीं कि तुमको जितनी ऑडिट वगैरह के अंदर एग्जैक्ट रट्टाफिकेशन मारना है वो करना है, नहीं वो नहीं करना। पर कंपनी एक्ट के अंदर तो वो एग्जैक्ट रट्टाफिकेशन नहीं करना, केवल कीवर्ड लिखोगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन एनालिसिस लिखोगे। लैंग्वेज ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही बदतर गंदी सी सूगली सी लैंग्वेज लिख के आ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या बिल्कुल घर वाली लैंग्वेज लिख के आ रहे हो, ऐसी नहीं। अच्छी एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज लिखनी है कि जिसमें अच्छे कीवर्ड यूज ले रहे हो, लो के रिलेटेड कीवर्ड यूज ले रहे हो, लो के भारी भारी, वो लाइक नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दैट, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज लेके आने, ऐसे अच्छी लो की लैंग्वेज लिख के आनी है, तो तुमको मार्क्स फुल मिलेंगे। और पर जो पॉइंट वाले आंसर हो, जिनके अंदर ऐसे नहीं दे रखा है कि ये 5 पॉइंट ही होते, तो वो 5 पॉइंट तो याद करने ही करने हैं। अगर केस सीने वाले क्वेश्चन है तो तुम अच्छे अपनी लैंग्वेज यूज करके आ जाओ, कीवर्ड यूज देंगे। पर जहां जब पॉइंट्स वाले आंसर है कि ये 5 पॉइंट ही रहेंगे, ये 10 पॉइंट ही रहेंगे, लाइक अगर तुमको बोल दो अलाइड लो, इकोनॉमिक लो, उनके अंदर तो 5-7 पॉइंट ऐसे हैं हर आंसर में दे के, वो रखने पड़ेंगे। वो तो 5-7 पॉइंट है तो वो 5-7 पॉइंट ही रहेंगे, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं बदल सकते, वो रटना है। बाकी तुम रटो नहीं तो भी चलेगा लो के अंदर, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नो नीड टू रीड फुल क्वेश्चन ईच टाइम, हर बार फुल क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा था, हर क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक बनाया था मैंने, उसके अंदर मैंने क्या करा था, ये क्वेश्चन है, ये आंसर इतना बड़ा, तो मैंने क्वेश्चन को भी समराइज कर दिया, क्वेश्चन कट करा, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्वेश्चन ये पूछना चाहता है और ये आंसर है, तो मैंने आंसर में भी लिख दिया कि ये आंसर है, आंसर के अंदर ये पॉइंट मेन मेरे को लिखने हैं। इतने 10 पेज 10 लाइन का आंसर था, मैंने उसको 2 लाइन के आंसर में समराइज कर दिया था। तब मुझे एग्जाम टाइम पे क्या करना था, एग्जाम टाइम पे भाई कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है, कैसे कर लूं सब कुछ। अब मेरे को केवल मेरी लिखी हुई चीजें पढ़नी थी, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी कवर हो गए,
मतलब मैंने केवल कंक्लूजन लिख दिया और जो मेरे को 2-1 पॉइंट डिटेल अच्छे से लिखने थे कि ये 2-1 पॉइंट एग्जाम में लिखने ही लिखने, तो वो मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। और क्वेश्चन भी भाई क्वेश्चन आजकल तुम देख रहे हो, क्वेश्चन खुद आधे आधे एक एक पेज के, तो क्वेश्चन भी बार बार कैसे करे, तो क्वेश्चन को भी मैंने मेरी लैंग्वेज में समराइज करके 2-1 लाइन का कर दिया। तो इसने मुझे बहुत मदद करी है भाई, एग्जाम टाइम पे मेरा इतना टाइम सेव हुआ है ना, तो ये तो करना ही करना है। तो मैंने ये करा, तुम भी ये करना, समराइजेशन मत भूलना। कंसोलिडेट ऑल टाइम न्यूमेरिकल लिमिट, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह की जो भी सब कुछ है, टाइम न्यूमेरिकल लिमिट उठा के सब कुछ समराइज करना अभी से शुरू हो जाओ। उससे ऐसे ही बहुत एमसीक्यू पूछता है, मतलब बहुत एमसीक्यू पूछता है, केस सिनेरियो भी पूछता है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ कंसोलिडेटेड हुआ तो तुम उसको बार बार रिवाइज कर पाओगे, एग्जाम के 1-2 घंटे पहले भी कर पाओगे। कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वहाँ पे 30 दिन थे, वहाँ पे 15 दिन थे, वहाँ पे 21 दिन थे, बहुत कंफ्यूजन होता है। वरना मैंने मेरे टाइम पे बनाया था, मैंने मेरे टाइम का रिलीज भी करा। हालांकि मैंने जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए मैंने अभी रिलीज पीडीएफ फॉर्म में भी कर दिया आपका, जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइम न्यूमेरिकल लिमिट वगैरह थी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो उसको कुछ अपडेशन रहेगा, कोशिश करूंगा मैं अपडेट करूँ तो कर दूं, वरना तुम उसको अभी से अपडेट करना शुरू हो जाओ। मेरे भरोसे मत रहना, पहले बता दूं भाई, क्योंकि मेरे पर टाइम की कमी रहेगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं अपडेट कर दूं, क्योंकि मैंने मे अटेम्प्ट के लिए भी मे 22 के लिए तो मैंने अभी अपडेट करके डाला था, एक्सेप्ट एलओडीआर। ठीक है, तो वो मैंने रिलीज करा हुआ है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, बाकी उसको तुम अपडेट करते रहो। सर सेक्शन नंबर के मार्क्स होते हैं क्या? ना भाई, सेक्शन नंबर के कोई मार्क्स नहीं होते, सेक्शन नंबर याद करना कंपलसरी नहीं होता। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा सेक्शन नंबर याद करो, इट गिव्स अ गुड इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर। एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने सेक्शन नंबर लिखे, तो थोड़ा बहुत अगर हल्की उनकी छोटी सी गलती हो तो इग्नोर कर देगा। ऐसा नहीं कि तुमने आंसर गलत लिखा तो उसको इग्नोर करेगा, फिर तो तुम सेक्शन नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर गलत है तो काटेगा, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। पर छोटी सी बिल्कुल सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो हो सकता है इग्नोर कर दे, कुछ जजमेंटल चीजें जिससे वो बच्चे के दिमाग, टीचर के दिमाग में पहले इंपैक्ट पड़ चुकी है, बच्चा अच्छा है, जजमेंट पड़ चुका है, तो कुछ चीजें इंपैक्ट करके उसके दिमाग में इंपैक्ट पड़ेगा, तो अच्छी मार्क्स देगा तुमको, ठीक है ना। और एक और होता है कि कभी कभार ऐसे सेक्शन से ले ले कि इस सेक्शन का क्या रिलेवेंस होता है, तो कभी कभार रेयरली ऐसा हो जाए, तो तुमको पता होना चाहिए वो सेक्शन बोलता क्या, सेक्शन नंबर से तुमको पता होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर मेरे हिसाब से याद कर लो। याद ऐसा नहीं कि उठा के सेक्शन पे रट रहे हो रट रहे हो रट रहे हो रट रहे हो, ऐसा नहीं। तुम जब प्रोविजन पढ़ोगे एक बार सेक्शन नंबर पे नजर मार लो कि सेक्शन नंबर ये है और ये है, तो तुम्हें सेक्शन नंबर एक बार तुम प्रोविजन के साथ साथ हर बार सेक्शन नंबर पढ़ रहे हो ना, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर होंगे ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ठीक है, ये चीज मैं तुमको बोलता हूँ, डोंट डू रट्टाफिकेशन ऑफ होल लो, ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना कंपलसरी है इसमें। अंदर कैन वॉच रिवीजन लेक्चर बिफोर गोइंग टू बेड। मैं लो वगैरह के अंदर क्या करता था, ऐसे मेरे को सेल्फ पढ़ना ही पसंद था, मैं जनरली रिवीजन नहीं रेफर करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट की। पर जहां मुझे लगता था, जैसे लो हो गई, ऑडिट भी, तो ऑडिट के अंदर थ्योरी हो गई या लो हो गया, अब तुम लो के अंदर क्या कर सकते हो, रात को बिस्तर पे जाओ, जब सो रहे हो, कान के अंदर ईयरफोन डालो, आधा घंटा कोई भी टीचर का एक रिवीजन लेक्चर उठा के देख लो, फ्रेश अप हो जाएगा सब कुछ, पूरे दिन की पढ़ी हुई थकान मिट जाएगी। सही कह रहा हूँ, किसी अच्छे टीचर का रिवीजन लेक्चर देख लोगे तुम, पूरी रात की थकान, मतलब पूरे दिन की थकान मिट जाएगी, और प्रोडक्टिव टाइम होगा, वो प्रोडक्टिव भी होगा। ये वो पढ़ा रहा है, इतना नहीं कि तुम बिल्कुल घुस के रट्टा मारने लग जाओ, नॉर्मल ध्यान से अच्छे से एक बार देख लो, रिवीजन वीडियो चल रही है उसकी, तुम देख रहे हो, तो एटलीस्ट वो 100% पढ़ा रहा है, तुम्हारे दिमाग में 60% गया है, वो टाइम तुम्हारा 60% तो एटलीस्ट यूटिलाइज हो चुका है। तो वो तुम जब बाद में खुद सेल्फ करोगे ना, तो वो रिवीजन वीडियो देखा हुआ बाद में काम आएगा तुम्हारा, कि जब वो उसने जो बोली हुई चीजें कुछ कुछ दिमाग में गई, तो रिवीजन तुम्हारा खुद का बाद में जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, वो हो गया। आईसीए मार्किंग पैटर्न की वीडियो मेरी देख लेना, मैंने एक अलग से डाल रखी है कि आईसीए कैसे मार्क्स अलॉट करता है, किस प्रोविजन को कैसे लिखना होता है, कैसे आंसर प्रेजेंट करना होता है, सब कुछ मैंने डाला हुआ है, तो वो तुम एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं एबीसी एनालिसिस। ये रहा तुम्हारा एबीसी एनालिसिस, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट मैं एबीसी एनालिसिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखता हूं। जिन जिनके पास में अभी बच्चे ने एग्जाम दिए, उनसे पूछ के एबीसी एनालिसिस और का क्या हाल हुआ है, वो बता देंगे क्या हुआ है। आईसीआई कहीं से भी उठा के पेपर में कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, तुम एबीसी एनालिसिस कर रहे हो, पेपर बनाने वाला एबीसी एनालिसिस नहीं कर रहा है, तुमको मैं यही सजेस्ट करूंगा, एबीसी एनालिसिस मत करो, मतलब मत करो। पर अगर नहीं सर हमको करना ही है, टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो भाई ये कर लो, ये रहा। पर एबीसी इसका मेरे हिसाब से नया मीनिंग है, ए मतलब खून में डालना है, ए कैटेगरी खून में डालना है, आधी रात को कोई पूछ ले तो तुमको आना चाहिए वो। बी कैटेगरी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको गुड अटेंशन देना है, अच्छा अटेंशन देना है। सी कैटेगरी मतलब उसको अच्छे से समझ लो, रीड कर लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अच्छे से समझ लो कि एटलीस्ट एमसीक्यू या फिर केस सिनेरियो आए तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। सी कैटेगरी जो जिसको तुम बोलते हो उससे बहुत एमसीक्यू आते हैं, तो एटलीस्ट एमसीक्यू वगैरह मैं सॉल्व कर पाऊं सी कैटेगरी का, इतना तरह से मैं इतना समझ के, इतना तो मैं समझ ही लूँ, रीड और अंडरस्टैंड कर लूंगा उसको। ये चीज करना मत भूलना। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।